हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 16 है और इसकी डेट क्या है 8 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है आपने प्रीवियस वीक में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था आपकी वर्कशीट में। आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया, और वही हमारा इस वीक भी कंटिन्यू है। वो चैप्टर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और होपफुली वो आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली उसमें ना हमारे पूरे इंडिया के बारे में ही बताया गया है कि कैसे हमारे को आज़ादी मिली और आज़ादी लेने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या संघर्ष किया। ठीक है, तो जो वो चीज़ें थी हमने पढ़ी इसमें। आज हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड आपकी असेसमेंट वर्कशीट, जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लिखने के साथ साथ ना अपने याद भी कर लीजिएगा, क्या पता उसमें से कोई सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी इस असेसमेंट वर्कशीट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी। तो कोई क्वेरी के लिए आप मेरे को वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर वैसे भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द रूरल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। उसका आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो पैराग्राफ रीड करना है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर ये रहे, वाई वाज द रूरल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज। तो जो रूरल सत्याग्रह था वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यों शुरू किया गया था रूरल सत्याग्रह। तो देखो, रूरल सत्याग्रह वॉज in response to the British government enacting the Anarchical Revolutionary Crime Act of 1919। तो Anarchical एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है वो 1919 में पास किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रोलट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रोलट एक्ट जो है वो बहुत ही ख़राब कानून था। इसको ना ब्लैक लॉ भी बोला जाता था, इसलिए ब्लैक लॉ बोला गया था क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या था, लोगों को बिना किसी कार्यवाही के जेल में बंद कर लेते थे 2-2 साल के लिए। ठीक है, और अपनी मतलब उसको जेल में बंद किया किसी पर्सन को, उसके पास ये राइट तक नहीं था कि वो पूछ सके कि उसको जेल में क्यों बंद करा गया है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक्ट। तो इसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब इंडियंस ने क्या करा, एक कैंपेन स्टार्ट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन द गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का एक आइडियोलॉजी पेश की थी वो क्या थी, वही बतानी है आपको। गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह वॉज अ नॉवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन। मतलब मास एजिटेशन को, जनता को इकट्ठा करने का एक तरीका था और एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ। ये सच्चाई पर जो है जोर देता था, एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई की खोज पर बल देता था। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, ये कहता था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, एंड द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो आपका स्ट्रगल है, जो आपका युद्ध है, वो अगर वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो आपको अपनी मांग के लिए जो ऑपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपके सच्चाई में अगर आपकी ताकत है तो आपको जो है जीत अवश्य मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, इलेबोरेट द डिफरेंट स्टेज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस थे, तो वो स्टेजेस आपको लिखने हैं। 3 स्टेजेस थे। सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। तो गवर्नमेंट ने जो अवार्ड दिए थे, जो पदवियां दी थी, ठीक है, टाइटल्स दिए थे, वो सब कुछ क्या करना है, सरेंडर करना था। सेकंड स्टेज क्या थी, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले इंडियंस थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया अपनी सर्विसेज का। और कौन कौन सी सर्विस थी, वो सिविल सर्विस थी, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये सब सर्विस जो थी लोगों ने छोड़ दी, भारत के लोगों ने। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या थी, देन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज repression a full civil disobey campaign वुड बी लॉन्च। और थर्ड स्टेज क्या थी कि अगर गवर्नमेंट ने हमारा जो मूवमेंट है उसको रिप्रेस किया, दबाने की कोशिश करी, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबे कैंपेन भी लॉन्च कर देंगे। लेकिन इसकी नौबत नहीं आ पाती, उससे पहले ही मूवमेंट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, वाई डिड पॉलिटिकल लीडर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल। तो जो आपको मैंने बताया था कि
जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की बात चल रही थी, उसके ऊपर ना अलग अलग व्यूज़ थे। ये व्यूज़ था कि हिंदुओं में भी नीची जाति के लिए एक अलग ही व्यू हो, अलग ही इलेक्टोरल एरिया होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल एरिया होगा। तो कैसे लोग इसका अपोज कर रहे थे, मतलब आइडियोलॉजी थी तीन तीन, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कांग्रेस का अलग था, मुस्लिम लीडर्स का अलग था, BR अम्बेडकर जो कि आपके SC ST वर्ग के हिमायती थे, उनका एक अलग ही व्यू था। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस क्या कहती थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस लीडर सॉ इन इट द सीड ऑफ डिवाइन एंड रूल। वो कहते थे कि ये तो अंग्रेजों की चाल है भारत के लोगों को बांटने की, ठीक है, विच वुड वीकर द नेशनल मूवमेंट। और अगर ऐसे सरकार ब्रिटिश सरकार अगर ऐसे करेगी और अगर वो इस कार्य को करने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, तो वो डिवाइन और रूल की पॉलिसी को लागू करके हमारे को कमज़ोर करेगी और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसको भी तबाह कर देगी, ठीक है। मुस्लिम लीडर जो थे वो क्या कहते थे, मुस्लिम लीडर प्रिटेंडेड दैट देयर इंटरेस्ट कुड ओनली बी प्रोटेक्टेड इन द मुस्लिम स्टेट। मतलब उनका मानना था कि जो मुस्लिम स्टेट है सिर्फ वहीं पर उनके इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनको हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में रखा जाएगा तो उनकी वो जो है दया का पात्र, मतलब मर्सी का ही एक पात्र बने रहेंगी, उनकी कोई बात नहीं सुनेगी और उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल जो है एरिया होना चाहिए। और अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आइडिया की, तो द लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो दबा हुआ तबका था उसके लिए लीडर थे, वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट electorals, but Gandhiji believed that separate electoral for Dalit would show down the process of their इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। लेकिन वो कहते थे कि दलितों के लिए जो है एक अलग से सेपरेट एरिया होना चाहिए इलेक्शन का, लेकिन गांधी जी इसका अपोज करते थे। गांधी जी कहते थे कि दलितों को अगर हमने ऐसे अलग से सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दे दिया ना, तो क्या होगा, वो सोसाइटी से खुद को इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग ही कर लेंगे, ठीक है। अम्बेडकर लेटर एक्सेप्ट द गांधी जी पोजिशन, लेकिन इन द एंड क्या होता है, काफ़ी टसल होती है, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं, तो जो आपके जो वो अम्बेडकर जी होते हैं, इनके ऊपर एक दबाव आ जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। गांधी जी खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल मरने तक की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब अम्बेडकर जी हार मान जाते हैं और गांधी जी के प्रस्ताव पे हाँ बोल देते हैं। इसको बोलते, ये जो मतलब दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, वो होती है पूना पैक्ट की, ठीक है। इसमें जो है अम्बेडकर अपनी जो SC ST वर्ग के लिए जो एक अलग सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड करे थे, उसको त्याग देते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हिंदुओं के लिए एक अलग एरिया बना दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो जो नेशनल मूवमेंट था इंडिया में, उसको कैसे हेल्प करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है भाई, इंडिया के साथ बहुत गलत होता है, बहुत ज़बरदस्तियाँ होती हैं भारत के साथ। ब्रिटिश आर्मी जो है वो क्या करती है, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करती है भारत के रूरल एरियाज में जाके, ठीक है। अब गांव के लोग क्या थे भाई, खाली बैठे रहते थे, किसान जो थे, तो कुछ टाइम तक लिए उनके पास काम नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनको पकड़ के आर्मी में ले जाती थी लड़ने के लिए, टू फिनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। और फिर क्या था भाई, अगर लड़ाई हो रही है तो पैसा बहुत चाहिए, तो एक्सपेंडिचर जो था, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, मतलब सेना पे जो खर्चा था वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए कस्टम ड्यूटी जो है वो हाई कर दी गई थी, ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। ऑल्सो ड्यूरिंग द 1918 to 19 एंड 1920 to 21 क्रॉप फेल इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया के बहुत सारी जगह में क्या होता है ना, क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो फूड्स की शॉर्टेज हो जाती है। ऑल दिस कॉज एक्सटेंसिव एंगर एंड अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इन सब की वजह से क्या निकल के आता है कि लोग जो है नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे में गांधी जी का उदय होता है, गांधी जी आते हैं, अलग अलग अपने मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फिर नेशनल मूवमेंट की एक जो पूरी लहर थी वो यहीं से शुरू हो जाती है। और आपको फिर पता है नतीजा क्या होता है, 1947 में हमारे प्यारे भारत की आज़ादी मिल जाती है। अब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 6.123 जो है, ये आपके इससे आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इसमें बताया जाएगा कि कैसे जो मूवमेंट होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके बाद का सिनेरियो बताया जाएगा कि कैसे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। दलितों ने नहीं, मतलब कैसे कैसे इसमें ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कैसे इसमें जब बिजनेसमैन ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने फॉरेन गुड्स जो थी उनको जो है बिल्कुल कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया था। तो जो इम्पोर्ट हो रहा था ना बाहर के देशों से, जो हम सामान खरीद रहे थे, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये सब कुछ जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वर द काउंसिल इलेक्शन नॉट बॉयकॉट इन द मद्रास। क्या होता है ना, जब मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है तो बॉयकॉट करते हैं सब लोग, कोई कपड़े का बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज का बॉयकॉट कर रहे हैं। मद्रास प्रोविंस में ना मतलब इलेक्शन का भी बॉयकॉट करा जाता है, लेकिन मद्रास में इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, तीन वो है इसके। द काउंसिल इलेक्शन नॉट बॉयकॉट इन द मद्रास वर द जस्टिस पार्टी वॉज डोमिनेटेड। वहाँ पे जस्टिस
पार्टी इसलिए होती है, इसलिए नहीं हो पाता एक तो, ठीक है। जस्टिस पार्टी विच प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण डिड नॉट ज्वाइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब जो जस्टिस पार्टी होती है मद्रास में वो मेन पार्टी होती है, और जस्टिस पार्टी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए वो लोग जो है काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करते हैं। द पार्टी बिलीव दैट काउंसिल इलेक्शन वॉज द वे टू गेटिंग पावर एंड द प्रोमोटिंग इंटरेस्ट विद इन ओनली द ब्राह्मण्स हैज एक्सेस टू। एक तो पता है क्या, भारत के लोगों में कमी थी, ये जो आपकी जस्टिस पार्टी थी ना, अंग्रेजों का समर्थन करती थी, सपोर्ट करती थी अंग्रेजों को, इसलिए इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन क्या है, इलेबोरेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था। तो देखो, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वर वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, फॉरेन की जो सामान था उसको बॉयकॉट किया गया। लिक्विड शॉप वर पिकेटेड, और जो शराब वगैरह की दुकानें थी उनमें धरना बंदी कर दी गई थी, मतलब हड़तालें कर दी गई थी, उनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और लिट द फॉरेन क्लॉथ, जो विदेशी कपड़े थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, उनकी क्या जलाई गई, होली जलाई गई थी, ठीक है, बॉनफायर किया गया था। द डोमेस्टिक टेक्सटाइल मील एंड हैंडलूम इंडस्ट्री गॉट अ शॉट इन आर्म सिंस पीपल हैड बिगन टू प्रेफर इंडियन क्लोथ्स ओवर इंपोर्टेड वंस। क्या होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी बोलते हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, तो फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया जाता है, और इंडिया के बने हुए इंडियन हैंडलूम में और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बने हुए कपड़े जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। मर्चेंट एंड ट्रेडर एब्सटेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन फॉरेन गुड्स टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। वो जो है फॉरेन गुड्स को और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है इंडिया की बूस्ट होती है इससे, क्योंकि वो इंडिया का सामान खरीद रहे हैं। अब बिटवीन 1921 एंड 22 द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्रॉप्ड बाय हाफ एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो डिसमिस्ड। जो आपके बिजनेसमैन होते हैं ना, बाहर के देशों से सामान खरीद रहे होते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जो विदेशी खर्चा जो होता है ना हमारा, वो हमारी विदेशी मुद्रा उसका भंडार बढ़ता है, क्योंकि बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदा जा रहा होता, तो हमारे पास अपनी ही देशी करेंसी बची रहती है, ठीक है। वाई डिड द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज़। अब देखो, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अपने एकदम हाई स्टेज पे था, पीक पे था, कुछ टाइम बाद वो स्लो डाउन पड़ जाता है। क्यों? पहली बात, गांधी जी उसमें स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट के लिए वो क्या बोलते हैं कि भाई खादी अपनाओ, और खादी का कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, दैट द मास प्रोड्यूस्ड क्लोथ एंड पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो जो मील लोग होते हैं ना, गरीब लोग जो होते हैं, वो इनको नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए वो लोग एक तो इसलिए खादी का इस्तेमाल बंद हो जाता है, और ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन पड़ने लग जाता है। और फिर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज द प्रॉब्लम एज देयर वर नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट टू रिप्लेस द ब्रिटिश वन। अब देखो, ब्रिटिश ऑफिस में काम करने वाले जो वकील थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पास ना और कोई ऑप्शन नहीं थे भाई। उनको देखो रोजी रोटी चलानी है, तो टीचर्स को दोबारा फिर से वही ब्रिटिश स्कूलों में जाना पड़ा, वकीलों को दोबारा अपनी प्रैक्टिस के लिए ब्रिटिश अदालतों में जाना पड़ा, स्टूडेंट्स के पास स्कूल पढ़ने के लिए नहीं थे भारत के बने हुए, तो उनको फिर दोबारा से ब्रिटिश स्कूलों में ही जाना पड़ा, ठीक है। तो इन सब वजह से आपका मूवमेंट जो है स्लो डाउन पड़ जाता है। तो बच्चे, बस आपकी जो आज की असेसमेंट वर्कशीट थी 16 नंबर की, वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।